हेलो दोस्तों, दृष्टि आईएएस बैंकिंग के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे हमने एमपी की इकोनॉमी जो कि एमपीपीएससी मेंस 2024 का एक बहुत बड़ा सेक्शन है, लगभग 150 नंबर का पेपर है, उसको कवर करने की शुरुआत करी है। इस सीरीज के पहले वीडियोस में हमने ये देखा कि एमपी में हॉर्टिकल्चर का क्या इंपॉर्टेंट रोल है, हॉर्टिकल्चर से एमपी को क्या फायदा है, हॉर्टिकल्चर के साथ उसके सिग्निफिकेंस क्या जुड़े हुए हैं, साथ में उसके जो इश्यूज एंड चैलेंजेस है वो क्या है, उसमें सरकार क्या कर रही है और साथ में और क्या तरीके हो सकते हैं एमपी में हॉर्टिकल्चर को बढ़ाने के लिए। उसी क्रम में उसी सीरीज में आज हमारा दूसरा लेक्चर है एमपी में फिशरीज के डेवलपमेंट को लेकर। फिशरीज मतलब फिश से जुड़ी हुई जितनी भी चीजें हैं उन सब को लेकर एमपी में क्या रोल है और वो क्या रोल प्ले कर सकते हैं, आज हम इस बात को कवर करेंगे। उससे पहले मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट जो है अनाउंसमेंट बताना चाहता हूं। एमपीपीएससी मेंस 2024, देखिए, एमपीपीएससी मेंस 2024 को लेकर हम एक नया कोर्स लॉन्च करने जा रहे हैं जो कि है एमपी इकोनॉमी का। एमपी इकोनॉमी से मतलब पूरा थर्ड पेपर का फर्स्ट पार्ट, जिसमें 2 यूनिट इंडियन इकोनॉमी की, 2 यूनिट एमपी की इकोनॉमी की, साथ में 1 यूनिट स्टैटिस्टिक्स की भी है। तो उसको हम इस सीरीज में हमारे एप्लीकेशन पर कवर करेंगे जो कि एक्सक्लूसिवली इंग्लिश मीडियम के लिए है। इंग्लिश मीडियम के लिए मटेरियल बहुत कम अवेलेबल है मार्केट में, तो हमारी कोशिश यही है कि हम आपको अच्छे से अच्छा कंटेंट हमारे एप्लीकेशन के थ्रू, जो डीआईबी ऐप है उसके थ्रू आपको डिलीवर कर पाए। उसके साथ साथ एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि ये जो कोर्स है वैसे तो 1499 का है, पर हम आप सभी के लिए इसको 999 में लॉन्च कर रहे हैं अगर आप इसे 17 अप्रैल तक परचेज कर लेते हैं तो। ठीक है, तो इससे पहले का अगर आपको वीडियो देखना है तो हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं, जिसमें हमने हॉर्टिकल्चर को डिस्कस किया है। आज हम यहाँ क्या डिस्कस करेंगे? आज हम डिस्कस करेंगे कि एमपी में फिशरीज का कैसे क्या रोल हो सकता है, फिशरीज से हमें फायदे क्या होते हैं, फिशरीज के इश्यूज क्या हैं, फिशरीज के साथ चैलेंजेस क्या है मध्य प्रदेश में, फिशरीज का स्कोप क्या है कि मध्य प्रदेश के लिए क्यों जरूरी है, कितना इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट करती है, क्या क्या चैलेंजेस हो सकते हैं। उसके साथ ही एमपी गवर्नमेंट की स्कीम्स जो है फिशरीज को बढ़ावा देने के लिए वो सभी कैसी हैं, आज इस वीडियो में हम उसको कवर करने वाले हैं। इस वीडियो की लेंथ छोटी से छोटी रखने की कोशिश करिए जिससे आपके पास कम समय में ज्यादा से ज्यादा बेहतर कंटेंट पहुंच पाए। साथ में इसके अलावा हम इसमें यह भी डिस्कस करते चलेंगे कि 2 नंबर के क्वेश्चंस, 7 नंबर के क्वेश्चंस और 10 नंबर के क्वेश्चंस इस टॉपिक से कैसे बन सकते हैं। इस वीडियो के लास्ट में हमने कुछ क्वेश्चंस निकाल कर रखे हैं जो इस यूनिट से, इस टॉपिक से बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकते हैं, तो इस वीडियो को आखिरी तक देखिएगा। साथ में जो भी हम पढ़ेंगे उसी से रिलेटेड क्वेश्चन है ताकि आपको उन्हें लिखने में, बनाने में आसानी होगी। ठीक है, तो आज हम स्टार्ट करते हैं एमपी में फिशरीज का क्या रोल है। ये टॉपिक है फिशरीज इन मध्य प्रदेश, जो कि थर्ड यूनिट जो है, थर्ड पेपर के फर्स्ट पार्ट की थर्ड यूनिट है, जो कि ओवरव्यू ऑफ एमपी इकोनॉमी है, उसका एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं। कहां से शुरू करते हैं? सबसे पहले तो हम देखते हैं फिशरीज। तो फिशरीज क्या है? फिशरीज एक तरीके की इकोनॉमिक एक्टिविटीज है। इकोनॉमिक एक्टिविटीज कैसे कि आप जाएंगे, फिश की रियरिंग करेंगे, उसका पालन पोषण करेंगे, उसको निकालेंगे और उसको बेच देंगे, तो एक तरीके से इकोनॉमिक एक्टिविटीज हो गई। दूसरा, ये आपके भी काम आ सकती है, जैसे कि जो लोग फिश वगैरह कंज्यूम करते हैं या अलग अलग तरीके से फिश के बाय प्रोडक्ट्स को इस्तेमाल करते हैं, उनके लिए भी फिशरीज एक इंपॉर्टेंट सेक्टर की तरह काम करता है। देखिए, अगर हम डेफिनेशन पर जाएं तो फिशरीज क्या होता है? इट इज एन एंटरप्राइज। किस चीज का एंटरप्राइज है? रेजिंग एंड हार्वेस्टिंग ऑफ फिश। क्या कर रहे हैं अपन? इसमें फिश को बड़ा कर रहे हैं, उसका पालन पोषण कर रहे हैं और उसकी क्या कर रहे हैं? हार्वेस्टिंग। फिश के साथ साथ अदर एक्वाटिक एनिमल्स, कौन कौन से? जैसे कछुए हो सकते हैं, ठीक है, टर्टल्स हो सकते हैं, जैसे आपके क्रैब्स हो सकते हैं, केकड़ा हो सकता है। इन सब की अगर आप हार्वेस्टिंग कर रहे हैं या फिर इनको रेस कर रहे हैं, किस लिए? फॉर कमर्शियल यूज। अगर आप इन सब की रियरिंग, इनकी हार्वेस्टिंग, ठीक है, और इनकी रेजिंग कर रहे हैं कमर्शियल यूज के लिए, तो उसे क्या टर्म किया जाएगा? फिशरीज। तो नाउ यू हैव अ डेफिनेशन ऑफ फिशरीज। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ फिशरीज? मान लीजिए आपसे पूछ लिया कि फिशरीज क्या होता है, डायरेक्ट ही लिख के आ गया 2 नंबर में, क्या करेंगे? तो इट इज एन एंटरप्राइज ऑफ रेजिंग एंड हार्वेस्टिंग एक्वाटिक एनिमल्स सच एज फिश, कैक्टस, फिश, अपने क्रैब्स, उसके साथ साथ अदर एक्वाटिक एनिमल जैसे कि टर्टल वगैरह, ठीक है, फॉर कमर्शियल यूज। अगर हम बात करें कि हार्वेस्टिंग ऑफ फिश में क्या, हार्वेस्टिंग ऑफ फिश जो होती है उसका दूसरा टर्म क्या कह सकते हैं आप? उसको कह सकते हैं एक्वाकल्चर। अब इसमें क्या क्या आता है?
फिश जो आती हैं वो आती हैं, फिश जो होती हैं फ्रेश वाटर की और ओशन, दो तरीके की फिश होती हैं। जो नदियों में और तालाबों में मिलती हैं वो एक तरीके की फिश होती हैं, और जो सलाइन वाटर में मिलती हैं, ओशन में मिलती हैं, वो दूसरी तरीके की फिशेस होती हैं। तो इसमें कमर्शियल यूज करने के लिए आप दोनों तरह की फिशेस की क्या करते हैं, रियरिंग करते हैं। अगर हम बात करें हार्वेस्टिंग ऑफ फिश में, तो हमने देखा उसको क्या कहते हैं, एक्वाकल्चर। मान लीजिए 2 नंबर में क्वेश्चन आ गया कि एक्वाकल्चर क्या होता है, तो आपको क्या लिखना है, सीधे सीधे हार्वेस्टिंग ऑफ फिश एंड एक्वाटिक एनिमल्स। अब आपको याद होगा, आप पढ़ते हैं बहुत सारे रिवॉल्यूशंस, तो जो फिशरीज से जुड़ा हुआ रिवॉल्यूशन है, जैसे मिल्क से जुड़े हुए रिवॉल्यूशन को हम कहते हैं व्हाइट रिवॉल्यूशन, ठीक है। जैसे कि उसी तरीके से ब्लू रिवॉल्यूशन किस चीज से जुड़ा हुआ है, फिशरीज से जुड़ा हुआ है। इसको हम आगे देखते हैं ब्लू रिवॉल्यूशन होता क्या है। तो ब्लू रिवॉल्यूशन क्या है, एक इकोनॉमिक एक्टिविटीज है कैरिड आउट फॉर फूड एंड नेशनल सिक्योरिटी इन सस्टेनेबल मैनर। मतलब फिश की रियरिंग करना, एक्वाटिक एनिमल्स की रियरिंग करना, उनकी हार्वेस्टिंग करना, जो कि हमारे फूड वाले सेक्टर में, साथ में सस्टेनेबल मैनर में वो काम दे सके, इसको हम क्या कहते हैं, पूरी तरीके से ब्लू रिवॉल्यूशन कहते हैं, ठीक है। अब हम बात करें, मान लीजिए कि आपसे फिशरीज से डायरेक्ट क्वेश्चन ना बना और सीधे बन गया कि नेम द स्टेट फिश ऑफ द एमपी, तो आप क्या लिखेंगे उसमें, 2 से 3 पॉइंट, कि महाशीर इज द स्टेट फिश ऑफ द एमपी। कौन सी नदी में मिलती है, नर्मदा नदी में मिलती है। उसके अलावा 2013 में इसको स्टेट फिश जो है उसका दर्जा दिया गया था, और कलरफुल फिशों का सेंटर जो है खंडवा में डेवलप किया जा रहा है। तो मान लीजिए आपसे 2 नंबर में क्वेश्चन आ गया, व्हाट इज द स्टेट फिश ऑफ द एमपी, तो आप क्या लिखेंगे, महाशीर। उसके अलावा लिख सकते हैं 2013 में इसको स्टेट फिश का क्या मिला है, उसको दर्जा मिला है, ठीक है। और कौन सी रिवर में मिलती है, नर्मदा रिवर में मिलती है। तो अभी हमने क्या देखा कि क्या होता है फिशरीज, क्या होता है फिशरीज, एक तरीके की इकोनॉमिक एक्टिविटीज होती है, एक तरीके का एंटरप्राइज होता है। उसमें क्या करते हैं हम, फिश और अदर एक्वाटिक एनिमल्स की रेयरिंग और उनकी हार्वेस्टिंग करते हैं फॉर कमर्शियल यूज, ठीक है। उससे रिलेटेड हमने क्या टर्म देखी, एक्वाकल्चर देखी, ठीक है। एक्वाकल्चर में क्या होता है, हार्वेस्टिंग ऑफ एक्वाटिक एनिमल्स होता है। और उसी से जुड़ी एक और टर्म हमने क्या देखी, ब्लू रिवॉल्यूशन। ब्लू रिवॉल्यूशन हमने देख लिया, यहाँ पे समझ लिया। उसके अलावा हमने ये देखा कि 2 नंबर में कैसे फिशरीज से डायरेक्ट या इनडायरेक्ट क्वेश्चंस बन सकते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि अब भैया हमें जरूरत क्या है पढ़ने की, सिग्निफिकेंस क्या है, क्या जरूरत पड़ी हमें एमपी में फिशरीज को डेवलप करने की। तो इसमें हम एक एक करके पॉइंट देखते हैं। सबसे पहले तो फूड आइटम की अवेलेबिलिटी। हम में से बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो फिश को एज अ फूड आइटम कंज्यूम करते हैं। जैसे कि आप जाएंगे साउथ इंडिया में, अगर आप देखेंगे साउथ इंडिया वाली बेल्ट में जाएंगे, या फिर आप वेस्ट बंगाल वाला बेल्ट, या फिर आप नॉर्थ ईस्ट वाला बेल्ट अगर देखेंगे, जहां पे भी सी बाउंड्रीज लगती हैं, वहां के जो सिटीजन हैं, वहां के जो लोग हैं, उनका जो स्टेपल फूड होता है उसमें फिश इंक्लूड होती है। जैसे आप कोंकण साइड जाएंगे तो वहां पे फिश से रिलेटेड फूड आइटम्स बनते हैं। आप तमिलनाडु केरला में जाएंगे तो वहां फिश से रिलेटेड चीजें बनती हैं। अगर आप वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, तमिलनाडु और ये वाली बॉर्डर कवर करेंगे जो हमारी ईस्टर्न घाट्स वाली है, वहां पर भी फिश से रिलेटेड आइटम्स बनते हैं। तो फिश एक इंपॉर्टेंट फूड आइटम के तौर पे भी इस्तेमाल करी जाती है, इसलिए इसका सिग्निफिकेंस किसमें है, फूड आइटम्स की अवेलेबिलिटी में है। दूसरा क्या है, एम्प्लॉयमेंट। अगर हम बात करें एमपी की, तो एमपी में ऑलमोस्ट 2 करोड़ लोग, ठीक है, कितने, पूरे 2 करोड़ लोग फिशरीज से रिलेटेड बिजनेस में जुड़े हुए हैं। तो हम यहाँ पे क्या सिग्निफिकेंस हो गया फिशरीज का, कि भैया ये एक तरीके से एमपी में एम्प्लॉयमेंट जनरेशन का भी काम करती है, तो इसलिए भी फिशरीज हमारे लिए बहुत जरूरी है। अगर हम बात करें तो वुमेन एम्पावरमेंट। अब आप लोग सोचेंगे भैया फिशरीज से वुमेन एम्पावरमेंट कैसे हो सकता है। तो देखिए, अगर आप एक कोस्टल एरिया में रहते हैं, या फिर आपके फार्म के आसपास या आपके गांव में एक खेत है जिसमें तालाब है, या फिर आपके गांव के आसपास से नदी निकल रही है, तो उसमें क्या है, जो मेन होते हैं फैमिली के, वो तो कृषि कार्य में रहते ही हैं, एग्रीकल्चर एक्टिविटीज में रहते हैं, वो लोग तो एग्रीकल्चर करेंगे। पर जो फीमेल रहती हैं, हाउस होल्ड फीमेल्स होती हैं, वो क्या करती हैं, फिश का बिजनेस कर सकती हैं, उन्हें पकड़ सकती हैं, साथ में लाके मार्केट में बेच सकती हैं। तो एक तरीके से क्या हो गया, उनकी जब इकोनॉमिक कंडीशंस बढ़ेंगी तो क्या हो जाएगा, एक तरीके से ये उन लोगों का एम्पावरमेंट हो जाएगा। उसके अलावा उसके बाद हेल्प इन द डेवलपमेंट ऑफ रूरल इकोनॉमी। जैसे कि हम पढ़ते हैं कि बहुत बार क्रॉप फेलियर हो गया, नेचुरल डिजास्टर के कारण क्या हुआ, फसल बर्बाद हो गई, या कम प्राइस पे बिकी, या ज्यादा उसकी जो है ज्यादा उगा दी गई, तो उसके मार्केट में रेट कम हो गया। तो उस टाइम पे फिशरीज क्या करती है, ऐसे फार्मर्स को सपोर्ट करती है, ठीक है, जिससे उनकी एक्स्ट्रा इनकम जनरेट हो पाए। साथ में एक तरीके से न्यूट्रिशन का भी काम करती है फिश। देखा होगा आपने, बहुत सारी मेडिसिन जो होती हैं उनमें फिश ऑयल का इस्तेमाल होता है। फिश ऑयल का इस्तेमाल क्यों होता है, क्योंकि इट इज रिच इन प्रोटीन और बहुत सारे न्यूट्रिशंस होते हैं उसमें।
ठीक है, तो फिशरीज कहाँ पे इस्तेमाल होती है? रूरल इकोनॉमी में तो होती है, फार्मर्स को तो सपोर्ट करेंगी इन केस ऑफ क्रॉप फेलियर, साथ में उनको न्यूट्रिशन देने का भी काम करेंगी। देखिए, जैसे कि वाटर बॉडीज कैन बी यूटिलाइज्ड फॉर फिशरीज प्रोडक्शन। इसमें क्या होगा, जैसे एमपी जो स्टेट है वहां पर बहुत सारी नदियां हैं। अब नदियां हैं तो उन पर डैम बनाए गए हैं। डैम बनाए गए हैं तो डैम के क्या होते हैं, बैक वाटर्स होते हैं। जैसे आपने देखा होगा खंडवा में इंदिरा सागर एक जो है बैक वाटर्स का बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। ठीक है, जहां पे वाटर और वाटर रिलेटेड एक्टिविटीज या रिक्रिएशनल एक्टिविटीज होती हैं, पैरासेलिंग वगैरह होती है, बोटिंग वगैरह होती है। तो ऐसी वाटर बॉडीज पर हम फिशरीज को डेवलप कर सकते हैं। तो वैसे तो वो किसी काम नहीं आ रही, पर अगर फिशरीज डेवलप कर देंगे तो एक तरीके से वो क्या करेंगी, यूटिलाइज हो जाएंगी, वहां पर लोग आकर फिशिंग कर सकेंगे और अपनी नीड्स को पूरी कर सकेंगे। उसके अलावा फिश जो है वो ऑयल और मेडिसिन, जैसे मैंने आपको बताया मेडिसिन में जो है फिश ऑयल का इस्तेमाल बहुत ज्यादा होता है, तो वहां पर भी फिश जो है काम आ सकती हैं। आपको डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है सातवां में, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ द फिशरीज इन मध्य प्रदेश? तो सीधे आप लिखो, जैसे कि हमारे यहाँ पीथमपुर में फार्मा सेक्टर जो है वो बहुत एग्रेसिवली ग्रो कर रहा है, बड़ी मात्रा में ग्रो कर रहा है। तो मेडिसिन में जहां जहां भी फिश ऑयल की जरूरत होगी, अगर एमपी में हमारे यहाँ लोकल फिश प्रोडक्शन होगा तो हम वहां पे ज्यादा कंट्रीब्यूट कर पाएंगे। उसके अलावा फूड आइटम्स, अगर हमारे यहाँ फिश खाने वाले लोग अगर ज्यादा हैं तो उनके काम आ सकता है, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन कर सकता है, वुमेन एम्पावरमेंट कर सकता है, रूरल इकोनॉमी को बढ़ा सकता है, साथ में वाटर बॉडीज जो कि हमारे यहाँ बहुत ज्यादा मात्रा में है उनका यूटिलाइजेशन बेटर हो सकता है। अगर हम आगे बढ़े, देखें और क्या हो सकता है कि भैया स्कोप क्या है। अब हम देखें कि ग्रोथ की अगर बात करें तो ग्रोथ रेट कितना है फिशरीज का, 6 से 10% इन पास्ट 5 ईयर्स। मतलब इस रेट से फिशरीज का जो बिजनेस है, फिशरीज का जो मार्केट है वो बढ़ता जा रहा है। कैसे? पिछले 5 सालों में किस रेट से बढ़ रहा है? 6 से 10% की रेट से बढ़ रहा है। अगर अब हम बात करें तो स्कोप ऑफ फिशरीज क्या है एमपी में, एमपी में ऐसी क्या क्या खासियत है कि यहाँ पर फिशरीज का डेवलपमेंट हो सकता है। अभी तक हमने क्या देखा कि फिशरीज होती क्या है, फिशरीज की डेफिनेशन हमने देखी, ब्लू रिवॉल्यूशन के बारे में हमने पढ़ा, एक्वाकल्चर के बारे में हमने पढ़ा, फिर हमने देखा कि फिशरीज का सिग्निफिकेंस क्या हो सकता है एमपी की इकोनॉमी में। अब हम देखते हैं कि एमपी ही क्यों जरूरी है फिशरीज के लिए, या फिर एमपी में ही फिशरीज इतना बड़ा रोल कैसे क्यों प्ले कर सकती हैं। तो उसके एग्जाम्पल यहाँ पे, जैसे कि हाई पोटेंशियल ऑफ डेवलपमेंट, उसमें क्या है, लेक्स एंड पॉन्ड्स। जो एमपी का ऑलमोस्ट 4 लाख हेक्टेयर का एरिया जो है वो किन चीजों ने कवर करके रखा है, लेक्स और पॉन्ड्स ने। आपने देखा होगा हमारे रिवर्स भी बहुत सारी हैं, तालाब भी बहुत सारे हैं। ठीक है, इनमें क्या होता है, ये बहुत बड़ा एरिया कवर करके रखते हैं। तो एक तरीके से ये अच्छे ब्रीडिंग ग्राउंड है, अच्छे हार्वेस्टिंग ग्राउंड है। किसके लिए? एक्वाकल्चर करने के लिए, फिशरीज के डेवलपमेंट के लिए ये एक बहुत जो है बेहतरीन लोकेशन साबित हो सकती है। उसके अलावा अगर हम बात करें तो हमारे यहाँ डैम्स बहुत हैं, जैसे टिगरा डैम है हमारा ग्वालियर में, जैसे गांधी सागर डैम है मंदसौर में, जैसे इंदिरा सागर डैम है, ओमकारेश्वर डैम है, महेश्वर डैम है। हमारे यहाँ डैमों की बहुत कमी, बिल्कुल भी कमी नहीं है। ठीक है, हमारे यहाँ हर रिवर पे बहुत सारे प्रोजेक्ट्स बने हुए हैं, छोटे बड़े, उनके बैकवाटर्स होते हैं, उनके डैम्स होते हैं, तो उनको हम कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, फिशरीज के डेवलपमेंट के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर हम आगे बात करें तो जैसे करेवा रिजर्वायर इन भोपाल है, ठीक है, वो किसके कंजर्वेशन के लिए अभी पॉइंट किया गया है, महाशीर जो है हमारी जो स्टेट फिश है उसके कंजर्वेशन के लिए इस जगह को चुना गया है, करेवा रिजर्वायर, जो कि भोपाल में है। और ये किसका प्रोजेक्ट है? वर्ल्ड बैंक का प्रोजेक्ट है। ठीक है, तो आपसे अगर मान लीजिए आपको कहीं एग्जाम्पल के तौर पर डालना पड़ा कि फिशरीज का डेवलपमेंट कैसे होता है, तो भैया महाशीर के कंजर्वेशन के लिए हमने करेवा रिजर्वायर को चुना है, जो कि वर्ल्ड बैंक के साथ डेवलप हो रहा है। उसके अलावा देखिए हमारे पास रिवर बहुत सारी है, जैसे नर्मदा, चंबल, बेतवा, ये सारी बड़ी रिवर्स है। यहाँ पर क्या हो सकता है, फिशरीज का डेवलपमेंट बहुत ज्यादा हो सकता है। इसलिए फिशरीज एमपी में एक बहुत बड़ा रोल प्ले करती हैं। किस चीज में? एमपी में एक बहुत बड़ा स्कोप रखती हैं ताकि वो एमपी की इकोनॉमी को डेवलप कर सके, साथ में एम्पावरमेंट कर सके, वुमेन्स का एम्प्लॉयमेंट बढ़ा सके, साथ में लोगों को वैरायटी ऑफ फूड हैबिट्स दे सके। ठीक है, तो ये स्कोप है फिशरीज का एमपी में। डायरेक्ट क्वेश्चन बन सकता है कि व्हाट इज द स्कोप ऑफ फिशरीज इन मध्य प्रदेश, मेंशन इट्स सिग्निफिकेंस। ठीक है, तो आप इन दोनों पॉइंट्स को, इन दोनों स्लाइड्स को मिला के एक अच्छा 7 मार्क्स में आंसर फ्रेम कर सकते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ के हम देखते हैं कि भैया अब फिशरीज का हमने क्या देख लिया, सिग्निफिकेंस देख लिया, स्कोप देख लिया। अब हम ये देखेंगे कि फिशरीज में इश्यूज किस किस तरीके से आते हैं, कैसे इश्यूज क्या आ सकते हैं, तो वो देखते हैं। सबसे पहले तो जो हमारे यहाँ पॉन्ड्स होते हैं, जो छोटे तालाब होते हैं, वो क्या होते हैं, मॉनसून डिपेंडेंट होते हैं। मतलब गर्मी होने के कारण वो सूख जाते हैं। अब सूख जाएंगे
तो वहां पर जो फिशेस हैं वो क्या हो जाएंगी, मर जाएंगी। तो वहां पर फिशरीज का डेवलपमेंट नहीं हो सकता, वहां पर एक्वा कल्चर नहीं हो सकता, वहां पर आप फिशेस की हार्वेस्टिंग नहीं कर सकते। तो एक ये बहुत बड़ा इशू है, क्योंकि हमारे यहाँ जो रेनफॉल होती है बहुत अनइवन रेनफॉल होती है। अगर इंडिया की छोड़ के अगर मैं एमपी की ही बात करूं, तो एमपी के वेस्ट साइड में क्या होता है, कम रेनफॉल होती है। मान लीजिए ये एमपी का अगर मैं छोटा सा यहाँ मैप बना दूं, ठीक है, तो अगर आप एमपीपीएससी के स्टूडेंट हैं तो आपको पता होगा कि यहाँ जो होती है, यहाँ अरेबियन सी वाली जो आती है उससे बारिश होती है, तो यहाँ वाले रीजन में कम बारिश होती है। मैं पेन चेंज करके बना के दिखा देता हूँ आपको। तो इस वाले रीजन में क्या होता है, कम बारिश होती है। ये बुंदेलखंड वाले रीजन में थोड़ी सी कम बारिश होती है। पर अगर मैं बात करूं रीवा पन्ना और ये बालाघाट बैतूल छिंदवाड़ा वाला जो बेल्ट है, इसमें क्या होता है, ज्यादा बारिश होती है। ठीक है, तो अगर हम क्या बात कर सकते हैं अपन की भैया फिशरीज का मेजर इश्यूज क्या है, कि सबसे पहले तो पॉन्ड्स जो होते हैं वो मॉनसून डिपेंडेंट होते हैं। अगर मैं बात करूं अगला, तो लेस प्रोडक्शन ऑफ फिश शीट्स। ठीक है, अगर फिश को डालने के लिए अपने को दाने डालने पड़ेंगे ताकि फिश वहां पे रह सके, उनके लिए खाने का इंतजाम हो सके। तो हमारे यहाँ क्या है, इन चीजों के प्रोडक्शन की जो यूनिट्स हैं वो बहुत ही कम है, इतनी कम है कि हम उनका अच्छे से प्रोडक्शन नहीं कर पा रहे ताकि फिशों का डेवलपमेंट हो पाए। तीसरी बात देखिए अगर हम, सिल्टेशन इन टैंक्स एंड लैक ऑफ हाइजीनिक हैंडलिंग। सिल्टेशन क्या होता है, जो टैंक्स होते हैं, जो पॉन्ड्स होते हैं, उनमें क्या होता है, मिट्टी जमा हो जाती है। मिट्टी जमा हो जाती है तो सारे सेडिमेंट्स क्या होते हैं, नीचे जाके सेटल हो जाते हैं। तो उस सिल्टेशन के कारण ऐसी जगह पर फिशरीज का एक्वाकल्चर करना बहुत मुश्किल हो जाता है। उसके अलावा हाइजीनिक हैंडलिंग नहीं होती है। बहुत बार क्या होता है कि अगर पानी अच्छा नहीं है या पानी में कोई ऐसे केमिकल मिला दिए गए हैं, तो वो केमिकल फिश के अंदर भी जाएंगे, साथ में क्या होगा, पानी भी खराब होगा और फिश की ब्रीडिंग भी खराब होगी। और किसी किसी समय पे तो फिशेस की क्या हो जाती है, डेथ भी हो जाती है। तो ये तीसरा इशू है। हम देखें इनएडिक्वेट फार्मर ट्रेनिंग इन फिश कल्चर। जनरली एमपी के फार्मर्स को क्या है, फिश कल्चर के बारे में ट्रेनिंग नहीं है, नॉलेज नहीं है। उन्हें ये नहीं पता कि अगर हमें एक्वा कल्चर करना है तो हम किस तरीके से एक्वा कल्चर को कर सकते हैं। तो उसके लिए ट्रेनिंग इनएफिशिएंट है, इनएडिक्वेट ट्रेनिंग मिली हुई है फार्मर्स को। उसके अलावा ओवर एक्सप्लॉयटेशन ऑफ वाटर रिसोर्सेज, थ्रेट टू फिशरीज। देखिए जैसे कि हमने क्या देखा है कि हमारे यहाँ बहुत सारी जितनी भी रिवर्स हैं, जनरली मॉनसून डिपेंडेंट रिवर्स है। जैसे कि जैसे जैसे अभी गर्मी का समय आता जाएगा, क्या होता जाएगा, नदियों में पानी कम होता जाएगा। क्यों? क्योंकि हम उसका ओवर यूज कर रहे हैं, इरिगेशन करने में ओवर यूज कर रहे हैं। तो जब हम ओवर एक्सप्लॉयटेशन ऑफ द वाटर रिसोर्सेस करेंगे तो वहां पर फिशरीज डेवलप कैसे होंगी? जब मान लीजिए गर्मी में नदी में पानी ही नहीं बचा, तो वहां पे फिश का डेवलपमेंट नहीं हो पाएगा। अगला देखें, एब्सेंस ऑफ द मरीन फिशेस। क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ समुद्र तो है नहीं, एमपी एक क्या है, लैंडलॉक स्टेट है। यहाँ पर सी बाउंड्रीज नहीं है ताकि हमें बहुत ज्यादा मरीन फिशेस मिल जाए अगर हमारे पास फ्रेश वाटर फिशेस जो है वो कम हो रही हैं। तो एमपी में जनरली फ्रेश वाटर फिशेस होती हैं, और उनसे क्या होता है, फ्रेश वाटर तो जनरली ह्यूमन यूटिलाइजेशन या एग्रीकल्चर के काम आ जाता है, तो उनमें फिश डेवलपमेंट नहीं हो पाता है। तो ये कुछ इश्यूज हैं जो फिशरीज को डेवलप होने से मध्य प्रदेश में रोकते हैं। आगे हम देखें, आगे क्या है और क्या इश्यूज हो सकते हैं फिशरीज के डेवलपमेंट के। तो सबसे पहले देखें, लैक ऑफ सोशल सिक्योरिटी टू द फिशरमैन। मान लीजिए कोई किसान है, मतलब जिसके पास लैंड नहीं है, वो लैंडलेस लेबर है। ठीक है, वो किसी और के खेत में काम करता है। उसने सोचा कि अगर मैं फिशरीज का काम चालू करूं। अब फिशरीज का काम ऐसा है कि किसी दिन आपको ज्यादा फिश मिल गई, किसी दिन आपको कम फिश मिली। अब आपकी इनकम में बहुत डिफरेंस आ जाएगा कि भैया किसी दिन आपने ज्यादा पैसे कमा लिए, किसी दिन आपने कम कमाए। तो ऐसे लोगों के लिए हमारे पास क्या है, सोशल सिक्योरिटी की ऐसी कोई स्कीम नहीं है कि आपको एक बंधा हुआ पैसा मिल जाएगा और आपकी फिशरीज की क्रॉप कम हुई तो, फिशरीज को अगर आपका डेवलपमेंट कम हुआ तो। उसके बाद डेंजर ऑफ फिशेस ड्यू टू रिवर पोल्यूशन। जो हम रिवर पोल्यूशन करते हैं उससे क्या होता है, फिशेस की डेथ हो जाती है, उनके पेट में हार्मफुल केमिकल्स पहुंच जाते हैं। और फिर वही केमिकल्स क्या होता है, फिश के थ्रू कौन लोग कंज्यूम कर लेते हैं, हम सभी लोग कंज्यूम कर लेते हैं। तो फिश के लिए भी गलत है, वाटर पोल्यूशन तो हो ही रहा है, साथ में आप लोगों को भी दिक्कत दे रहा है। अगर मैं आगे बात करूं और क्या इश्यूज हो सकते हैं, सबसे पहली बात तो सस्टेनेबिलिटी का एक बहुत बड़ा इशू है। क्योंकि क्या होता है सस्टेनेबिलिटी में, कि हम क्या करते हैं, बहुत सारा, है ना, बहुत सारा हम इस्तेमाल कर लेते हैं फिशेस को। तो उससे क्या होता है, सस्टेनेबिलिटी का इशू आ जाता है। कैसे? कि 90% ऑफ द स्टॉक डिप्लीटेड और ओवरफिश। जितना भी दुनिया में फिशों का स्टॉक है उसका 90% क्या हो चुका है, ओवरफिश्ड हो चुका है। अगर मैं बात करूं, और धीरे धीरे क्या होती है, डिमांड जो है, फिशेस की डिमांड है वो क्या होती जा रही, बढ़ती जा रही है। अगर मैं बात करूं 2025 की, तो कितनी हो जाएगी 2025 तक, 196 मिलियन टन जो है फिशेस की डिमांड हो जाएगी, और उतनी फिश क्या होंगी, हार्वेस्ट नहीं होंगी।
उतनी बर्थ नहीं ले पाएंगी। अगर मैं इसको और आगे देखूं तो क्या है, इम्प्रॉपर डिमार्केशन ऑफ सी बाउंड्रीज। आपने देखा होगा बहुत बार, आपने अगर न्यूज में पढ़ा होगा, जैसे श्रीलंका जैसी, श्रीलंका से मेजरली हमारे डिस्प्यूट्स इसी बात पे रहते हैं कि हमारे मछुआरे क्या करते हैं, जाते हैं और क्या करते हैं, फिशिंग करते हैं। अब उन्हें पता नहीं होता है कि डिमार्केशन का इंडिया की मरीन बाउंड्री कहां खत्म हो गई और श्रीलंका की कहां चालू हो गई। तो श्रीलंका वाले क्या करते हैं, उन फिशरमैन को पकड़ के ले जाते हैं और अपने जेल में डाल देते हैं कि बोले तो जासूस है। ठीक है, ये अनऑथराइज तरीके से कहां आ गए, श्रीलंका की बॉर्डर में आ गए। तो ये भी एक बहुत बड़ा इशू है। ठीक है, क्या इशू है कि भैया इम्प्रॉपर डिमार्केशन ऑफ द फिशिंग बाउंड्रीज। अगला इशू क्या हो सकता है, यूज ऑफ फॉर्मेलिन। देखिए अब फिश क्या होती है कि फिश अगर आपने पकड़ी और अगर आप उसको बेचने के लिए लाए तो एक डेढ़ दिन में फिश क्या होती है, वो खराब हो जाती है, उसको स्टोरेज करना पड़ता है। तो जनरली इंडिया में क्या करते हैं, जो जो अनअवेयर जो फिश फार्मर्स हैं वो क्या करते हैं, फॉर्मेलिन जो एक केमिकल होता है उसका यूज करते हैं। तो फॉर्मेलिन से क्या होता है, फिश तो प्रिजर्व हो जाती है पर उसमें बहुत सारे केमिकल इम्बैलेंस हो जाते हैं जिसके कारण उसको एक्सपोर्ट करने में बहुत दिक्कत आती है, क्योंकि बहुत सारी कंट्रीज क्या करती हैं, इन केमिकल्स को बैन करके रखा है। ठीक है, क्योंकि ये ह्यूमन को भी बुरी तरीके से अफेक्ट करती हैं। तो अगर आप फॉर्मेलिन का यूज कर रहे हैं तो आप फिश प्रोडक्शन के एक्सपोर्ट को क्या करें, फिश तो प्रोड्यूस हो जाएगी, आप उसे बचा के रख लेंगे, पर एक तो वो हेल्दी नहीं रहेगी, दूसरी वो एक्सपोर्ट नहीं हो पाएगी। अगर हम बात करें कि लैक ऑफ रेफ्रिजरेशन इंफ्रास्ट्रक्चर, फिशों को रखने के लिए हमारे पास ठंडी जगह इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है रेफ्रिजरेशन के लिए। अगर मैं बात करूं प्रोडक्टिविटी जो है वो कम होती जा रही है। अगर हम कंपेयर करें नॉर्वे में, तो नॉर्वे में एक आदमी कितना, लगभग 250 केजी फिश रोज पकड़ता है। वहीं अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया में लगभग 5 केजी फिश जो है एक आदमी एक दिन में पकड़ पाता है। तो देखिए आप कितना अंतर हो जाएगा इनकम में, एक नॉर्वे के आदमी में जो फिशिंग करता है और एक इंडिया का आदमी जो फिशिंग करता है। तो ये कुछ मेजर इश्यूज हैं किसके लिए, फिशिंग इंडस्ट्री के लिए। अगर हम आगे देखें इसके बाद क्या देखते हैं, चैलेंजेस क्या क्या आ सकते हैं फिशरीज में, या फिर क्या आते हैं एमपी में फिशरीज के लिए चैलेंजेस। तो चैलेंजेस क्या है, सबसे पहले बात तो फिश डिसीज डायग्नोस्टिक। फिश के जो डिसीज होते हैं उनको डायग्नोस करने के लिए हमारे पास प्रॉपर लैब्स नहीं है, उसके लिए रिसर्च एंड डेवलपमेंट फैसिलिटीज नहीं है। अगर हम बात करें डैम का कंस्ट्रक्शन होता है, जैसे कि मान लीजिए कहीं डैम का कंस्ट्रक्शन होता है तो क्या होगा, जो पानी है वो वहां रुक जाएगा, तो फिशरीज जो है वो आगे नदी में डेवलप नहीं हो पाएंगी, वो वहीं तक सीमित होकर रह जाएंगी जहां तक डैम है। अब ऐसा तो नहीं कि डैम के ऊपर से कूद के निकल जाएंगी, है ना। तो बोले ये डैम कंस्ट्रक्शन हो गया। इसके बाद हम बात करें लो प्रोडक्टिविटी, हमारे यहाँ क्या है, प्रोडक्टिविटी फिशरीज की बहुत लो है। उसके बाद एक्सपेंसिव एक्सपोर्ट, मध्य प्रदेश की बात करें तो अगर मान लीजिए हमारा फिश प्रोडक्शन ज्यादा भी हो गया, हमने फिशेस का डेवलपमेंट भी ज्यादा कर लिया, तो हमको एक्सपोर्ट करने में दिक्कत आएगी, क्योंकि हमारा स्टेट क्या है, एक लैंड लॉक्ड स्टेट। उसके बाद अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ सीजनल टैंक्स, बहुत सारी ऐसी जगह हैं जो अंडर यूटिलाइज्ड हैं, जहां पर हम जाके नहीं पहुंच पाए हैं फिशरीज के डेवलपमेंट के लिए। तो एक ये चैलेंजेस हो गया। उसके अलावा इनएडिक्वेट कोल्ड सप्लाई चेन, अगर मान लीजिए आपने फिशेस को पकड़ भी लिया तो उनको प्रिजर्व रखने के लिए क्या है, कोल्ड सप्लाई चेन्स नहीं है। नॉर्मल सप्लाई चेन्स हैं, पर कोल्ड सप्लाई चेन्स में क्या होता है, खर्चा बहुत ज्यादा होता है, क्योंकि आपको उनको पूरा ठंडी जगह से लेके जाना है, ठंडे ठंडे कंटेनर में रख के लेके जाना है, और जहां लेके जाना है वो भी जगह ठंडे में स्टोर होनी चाहिए। तो ये सारे मेजर चैलेंजेस कहाँ आते हैं, एमपी में फिशरीज के डेवलपमेंट के लिए मेजर चैलेंजेस आते हैं। अगर मैं बात करूं तो एमपी गवर्नमेंट ने फिशरीज के डेवलपमेंट के लिए क्या एफर्ट्स लिए हैं, तो क्या क्या एफर्ट्स लिए हैं सबसे पहले देखते हैं हम। एक तो एमपी निषाद राज स्कॉलरशिप स्कीम चलती है 2020 की। अब ये जो स्कीम है ये आपके 2 नंबर के लिए, साथ ही में 7 नंबर के क्वेश्चंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंस रख सकती है। डायरेक्टली आपसे स्कीम का नाम पूछ लेंगे, आपको एटलीस्ट ये पता होना चाहिए कि ये क्यों है, ताकि अगर आपको पता होगा क्यों है तो आप लिख पाएंगे। अब इसमें निषाद राज में क्या होता है, जैसे एजुकेशन टू 2000 चिल्ड्रन ऑफ अ फिशरमैन, क्या है, फिशरमैन के जो बच्चे हैं उनके बेटर एजुकेशन के लिए स्कीम चालू की गई है। ठीक है, कहां पे, निषाद राज स्कॉलरशिप स्कीम। जैसे मान लीजिए मैं आपको एक टेक्निक बताता हूं, अगर आपको जैसे क्वेश्चन डील करना नहीं आ रहा, जैसे कि आपको अगर ये पता है कि ये निषाद राज स्कॉलरशिप स्कीम है, ठीक है, स्कॉलरशिप स्कीम है तो क्या, पढ़ाई से रिलेटेड कोई स्कीम है, स्कॉलरशिप दे रहे होंगे। अब स्कॉलरशिप किसको देंगे, बच्चों को देंगे। ठीक है, अब आपको अगर ये पता है कि ये फिशरीज डिपार्टमेंट से रिलेटेड है, तो फिशरमैन के बच्चों को पढ़ाने के लिए आपने आपने एक आइडिया लगा के अंदाजा लगा लिया कि हाँ ये स्कीम हो सकती है कि फिशरमैन के बच्चों को पढ़ाने के लिए। अब मान लीजिए 7 नंबर में अगर ये आया होगा तो इसको कैसे लिखेंगे,
तो भैया अपन इसको कैसे एक्सटेंड कर सकते हैं, तो फिशरमैन के बच्चों को पढ़ाने के लिए क्या खोले जाएंगे, स्कूल खोले जाएंगे, या फिर उन पहले से स्टैब्लिश स्कूल में उनके लिए रिजर्वेशन दिए जाएंगे, या और ऐसे स्कूल अगर खोले जाएंगे तो कहाँ खोले जाएंगे, जहां फिशरमैन कम्युनिटी रहती है, तो ऐसे एरियाज में स्कूल खोले जाएंगे जहां पे बच्चे आसानी से आ सकें। उसके अलावा हो सकता है कि उनकी मदर टंग दूसरी हो, ठीक है, तो उनकी मदर टंग में उनकी पढ़ाई हो। इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, और लिंक जोड़ जोड़ के उस आंसर को एलैबोरेट करके लिख सकते हैं। अगर मैं दूसरी बात करूं, एमपी फिश फेडरेशन जो है गवर्नमेंट ने बनाई है, जो एक कोऑपरेटिव बॉडी है जो फिशरीज के डेवलपमेंट को लेकर काम करती है। अब मैं देखूं एमपी फिशरी पॉलिसी 2008, एमपी में फिशरीज के डेवलपमेंट किन किन तरीके से हो सकता है, सरकार ने उसके लिए पॉलिसी बनाई हुई है, और वो क्या क्या उसमें एफर्ट लेने वाले हैं उसको लेके प्रोविजंस है। उसके अलावा सब्सिडाइज्ड बोट परचेज पॉलिसी, इसमें क्या होता है कि एक फिशरमैन के पास सबसे जरूरी क्या है, जैसे कि आपको अगर एग्जाम लिखने जाना है तो आपके पास सबसे जरूरी क्या होना चाहिए, एक पेन होना चाहिए और एक पेपर होना चाहिए जिसपे आप लिख के बता पाओ। तो फिशरमैन को अगर फिशिंग करने जाना है तो उसके पास क्या होना चाहिए, एक बोट होनी चाहिए और एक अच्छा फिश पकड़ने के लिए नेट होना चाहिए। तो उसके लिए सरकार क्या करती है, बोट खरीद के देती है, कितने पे, 80:20 पे, 80% क्या होता है सरकार पे करती है और 20% कौन पे करता है, फिशरमैन पे करता है। तो इस तरीके के जो एफर्ट्स हैं ये एमपी गवर्नमेंट ले रही है। इसके अलावा थोड़े से और एफर्ट्स देखते हैं हम कौन कौन सी स्कीम रिलेटेड, जैसे एक जलदीप योजना है, ठीक है, जलदीप आपको समझ में आ रहा होगा, जल से रिलेटेड है। आपको पता है कि फिशरीज के डेवलपमेंट के लिए, क्योंकि हमारा एक ही टॉपिक है इस यूनिट में। तो क्या करती है, प्रोवाइड बेनिफिट ऑफ द गवर्नमेंट स्कीम टू फिशरमैन हु लिव्स इन अ रिमोट लोकेशन। ऐसे फिशरमैन जो एक दूर दराज की लोकेशन पर रहते हैं उन्हें गवर्नमेंट स्कीम का फायदा दिलाने के लिए एक और स्कीम चालू कर दी है, इसका क्या नाम है, जलदीप स्कीम। उसके अलावा फिशरमैन वेलफेयर एंड फिशरीज डेवलपमेंट डिपार्टमेंट हमने कब से बना के रखा है, 1 नवंबर 1956 से हमने डिपार्टमेंट पहले से ही बना के रखा है। उसके अलावा सेंट्रल गवर्नमेंट की भी फिशरीज को लेके बहुत सारी स्कीम है। कौन कौन सी स्कीम है फिशरीज को लेके, पीएम मत्स्य संपदा योजना, ये वाली तो बहुत बड़े लेवल पे स्कीम चलती है, नेशनल लेवल की स्कीम है। कौन सी, पीएम मत्स्य संपदा योजना। ये स्कीम जो है ये 2 मार्क्स में आपके डायरेक्टली भी पूछी जा सकती है। उसके बाद फिशरीज एंड एक्वाकल्चर डेवलपमेंट फंड, ठीक है, इस तरीके के फंड्स बनाए गए हैं ताकि फिशरमैन को और फिशरीज के डेवलपमेंट को वो फंड कर सके। नेशनल फिशरीज डेवलपमेंट फंड, ठीक है, बहुत सारे ऐसे फंड बनाए हुए हैं, इनको बजट और बजट में पैसा अलोकेट होता है ताकि ये फिशरमैन और फिशरीज के डेवलपमेंट को लेकर काम कर सके। आगे हम देखें तो इस स्कीम को मैंने अलग से लिखा हुआ है क्योंकि एक नया सा नाम है। जनरली क्या होता है, अनएक्सपेक्टेड जो नई जैसी चीजें होती है ना, पीएससी का ध्यान थोड़ा उन्हीं पर जाता है। जैसे कि एक जेमिनी, जेमिनी करके स्कीम है। जेमिनी का फुल फॉर्म क्या है, गगन अनेबल्ड मरीनर्स इंस्ट्रूमेंट फॉर नेविगेशन एंड इंफॉर्मेशन। ये किस लिए बनाई गई है, ये इसलिए बनाई गई है जो फिशरमैन होते हैं जो समुद्र में फिशिंग करने जाते हैं ताकि उन्हें नेविगेशन में आसानी हो, वो इंडिया की बाउंड्रीज में रहकर क्या कर सकें, फिशिंग कर सकें और उन्हें उस एरिया की इंफॉर्मेशन मिल सके। इसके लिए क्या बनाया गया है, पोटेंशियल फिशिंग जोन्स बनाए गए हैं। इंफॉर्मेशन जैसे कि फिशरमैन जो समुद्र में है उनको आप इंफॉर्मेशन दे सकें किस बारे में, कि मान लीजिए कोई सुनामी आ रही है, कोई बड़ी वेव आ रही है, समुद्र में कोई तूफान आने वाला है, तो उसकी इंफॉर्मेशन जेमिनी वाली स्कीम के अंडर क्या बनाए गए हैं, डिवाइस और मोबाइल एप्लीकेशंस बनाए गए हैं जो फिशरमैन को मदद करते हैं इन सब चीजों में। ठीक है, कैसे कि डिजास्टर वार्निंग दे दी, एक जोन बना दिया, उनकी बाउंड्रीज डिमार्केट करने में काम आ गया। ठीक है, अब हम देख लेते हैं ये हमने क्या क्या देखा आज। हमने ये देखा कि सबसे पहले तो फिशरीज क्या होता है, ठीक है, फिशरीज के बाद हमने देखा एक्वाकल्चर क्या होता है, हार्वेस्टिंग ऑफ फिश क्या होती है, उसी से रिलेटेड हमने देखा कि ब्लू रिवॉल्यूशन क्या होता है। उसके बाद हमने देखा कि सिग्निफिकेंस क्या है फिशरीज का एमपी में, एमपी में उनका स्कोप क्या है। ठीक है, उसके बाद हमने क्या देखा, उसके बाद हमने देखा कि उससे रिलेटेड इश्यूज एंड चैलेंजेस क्या हैं, कि मध्य प्रदेश में फिशरीज का डेवलपमेंट क्यों नहीं हो पा रहा है। उसके बाद हमने क्या देखा, उसके बाद हमने देखा कि एमपी गवर्नमेंट क्या है, फिशरीज के डेवलपमेंट के लिए क्या एफर्ट्स ले रही है। उसके बाद हमने देखा सेंटर की कुछ स्कीम्स हैं उसके बारे में देखा जो डायरेक्टली 2 नंबर या 7 नंबर में आपसे पूछी जा सकती है। अब हम देखते हैं कि इसमें क्या पोटेंशियल क्वेश्चन बन सकते हैं 7 और 10 नंबर के। 2 नंबर के तो हम साथ में चलते डिस्कस करते जा रहे थे। उसके अलावा देख लेते हैं, मेंशन द एफर्ट्स टेकन बाय द गवर्नमेंट फॉर द डेवलपमेंट ऑफ फिशरीज। ठीक है, तो आपने जितनी भी स्कीमें पढ़ी हैं जो मध्य प्रदेश की गवर्नमेंट कर रही है फिशरीज के डेवलपमेंट के लिए, वो आप क्या कर दोगे, इस आंसर में लिख दोगे। ठीक है, स्कोप ऑफ फिशरीज इन एमपी, व्हाट इज द स्कोप
ऑफ फिशरीज इन एमपी, ये पूरा हमने पढ़ा है कि भैया क्या है, भैया हमारे यहाँ बहुत सारे तालाब हैं, हमारे यहाँ बहुत सारी नदी हैं, हमारे यहाँ बहुत सारे डैम बने हुए हैं, ठीक है। उसके बाद हमारे यहाँ बहुत सारे पॉन्ड्स ऐसे हैं जहां पे हम फिशरीज का डेवलपमेंट कर सकते हैं, ठीक है, फ्रेश वाटर फिशेस का डेवलपमेंट कर सकते हैं, ये सब काय में आ जाएगा, स्कोप ऑफ फिशरीज इन एमपी में। ये सारे पॉइंट्स आप आंसर में लिख सकते हैं। इसके बाद क्या आ सकता है, सिग्निफिकेंस ऑफ द फिशरीज इन मध्य प्रदेश, इश्यूज एंड चैलेंजेस, वो दोनों अपनी स्लाइड्स मिला के एक आंसर पूरा बन सकता है। उसके बाद वेरियस स्कीम्स रन बाय द एमपी गवर्नमेंट फॉर द डेवलपमेंट ऑफ फिशरीज, इसमें आप एमपी गवर्नमेंट की सारी स्कीम्स लिख सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके के बेसिक और पोटेंशियल क्वेश्चन इस टॉपिक से डायरेक्टली बन सकते हैं। हॉर्टिकल्चर से रिलेटेड क्वेश्चंस 2020, 21, 22 में आए हुए हैं, आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देख सकते हैं। आप क्या कीजिए, इस टॉपिक को पढ़ने के बाद वीडियो में से ये क्वेश्चन लिखने की कोशिश कीजिए, क्योंकि मेंस में जितने से ज्यादा आप लिखेंगे उतने ज्यादा से ज्यादा आपके आंसर्स बेटर हो पाएंगे, ठीक है। अगर आपको कुछ भी इश्यूज आता है ये क्वेश्चंस लिखने में, तो आप कमेंट सेक्शन में रिप्लाई हमें कर सकते हैं, हम आपका वहां सॉल्यूशन देने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो हमने पिछले वीडियो में हॉर्टिकल्चर कवर किया, ठीक है, और आज वाले वीडियो में हमने फिशरीज कवर किया है। ऐसे ही एनिमल हस्बेंड्री और डेयरी करके एक टॉपिक है, वो भी हम इस सीरीज में मतलब कवर करेंगे, और ऐसे करके आपके सिलेबस की पूरी एक लाइन कंप्लीट हो जाएगी। तो आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं है, आप सीधे यहाँ से पढ़ लीजिए, ये क्वेश्चन लिख लीजिए, आपका टॉपिक क्या हो जाएगा, तैयार हो जाएगा, ठीक है। तो आगे बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। और अगर आप इकोनॉमी का कोर्स परचेस करना चाहते हैं तो DIB ऐप पर जाकर परचेस कर सकते हैं 17 अप्रैल के पहले, ठीक है। उसमें आपको पूरा ऑर्गेनाइज और डिटेल में क्या होगा, पूरा इकोनॉमी का कोर्स मिल जाएगा, आपकी एग्जाम से पहले खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, ठीक है। थैंक यू।